सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। वज़ारत उज़्मा के बाद अब वज़रा और गवर्नर्स की तयनातियों की चहबगोइयाँ सियासी हलकों में अरूज पर हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से नदीम अफजल चंद फेवरेट हैं, मगर नून लीग को यह नाम शायद ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिसके बायस एतराज़ की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सवाल ये उठता है कि एक जानिब तहरीक इंसाफ अदालत में जा रही है और दूसरी जानिब एहतजाज का रास्ता अपनाया जा रहा है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गौहर बलोच साहब नून लीग से, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, और मेहरबानो कुरैशी साहिबा PTI से आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ से ज़रा मेहरबानो साहिबा से शुरू करना चाहूँगी। मेहरबानो साहिबा, अदालत जाने का जब फैसला कर लिया गया है तो आपको नहीं लगता कि अदालत के फैसले का, जब अदालत का फैसला आए तो उसका इंतज़ार किया जाए, उससे पहले एहतजाज कर देना कब्ल वक्त नहीं है, अदालतों पर एतबार नहीं। और दूसरी बात ये कि जब ये सीटें मिल ही गई दूसरी पार्टियों को तो अब आप चाह क्या रहे हैं? आपको उम्मीद है कि आपको मिल जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत बिल्कुल हम अदालतों में यकीन रखते हैं। हमने हमेशा अदालतों का हर फैसला तस्लीम भी किया है और हम अभी भी हमें उम्मीद है कि चाहे कितनी भी नाइंसाफी क्यों ना हुई हो हमारे साथ, कि सिस्टम चलेगा, सिस्टम इंसाफ करेगा। कहीं ना कहीं जाकर जो रियासत है उसको ये ज़रूर वो रियलाइज करेगी कि हम इस तरह पाकिस्तान की आवाम को उनकी उम्मीदों, उनकी राय, उनकी उमंगों को मुस्तरद करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो इसी उम्मीद से हम बिल्कुल जाएंगे अदालतों में भी। और हम क्यों जा रहे हैं? देखिए, अगर तो ECP सिर्फ ये फैसला देता कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस बिना पर मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे कि उन्होंने पहले लिस्ट सबमिट नहीं की, तो शायद उस पर फर्क बहस होती। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि फिर जो वो मखसूस नशिस्तें बच जाती हैं वो बाकी जमातों में तकसीम करेंगे, वो बिल्कुल और गैर आइनी है। देखिए, आइन में जब यहाँ मखसूस नशिस्तों की जितनी भी शिकें हैं, चाहे वो इलेक्शन एक्ट में हो, रूल्स में उसके बारे में हो या आइन में हो, उसमें ये वाजे है कि एक जमात को सिर्फ और सिर्फ उतनी नशिस्तें मिलेंगी कि जितनी उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनती है। मंतक है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो अब आप उस प्रोपोर्शन को बढ़ा नहीं सकते ना। जो सीटें एक जमात ने हारी हैं उसकी तो कैसे उनको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? वक्त पर जमा नहीं करवाई तो उसमें उनका कसूर नहीं है, आपकी पार्टी का कसूर नहीं है, यहाँ पे तो गलती तो इस जानिब से भी हुई? नहीं फिजा साहिबा, जानिब से नहीं हुई। देखिए, दूसरी चीज जो हमारा दूसरा मौक़िफ़ है, आपका आइन में जहां लिखा है कि एक जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, वहां पे लिखा है एक पॉलिटिकल पार्टी को, ये नहीं लिखा कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पे असेंबली में नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने लिस्ट भी नहीं सबमिट की थी। मगर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ऐसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका अभी पार्लियामान में वजूद नहीं है, तो फिर उन्होंने इसे तस्लीम किया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो पार्लियामान में हो या ना हो, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब वो पार्टी पार्लियामान में वजूद में आ गई। तो आपका जो लॉ है वो ये कहता है कि हर जमात को उनके प्रोपोर्शन की सीटें मिलेंगी। अब वो पहले लिस्ट दे नहीं सकते थे क्योंकि वो इस अमल के हिस्सा नहीं थे, मगर नाउ दैट दे हैव, और क्योंकि ये एक डिफिशिएंट लॉ है, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, उन्होंने शायद अंदाजा नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, तो उस पर लिखा नहीं है कि अगर एक ऐसी जमात जो इलेक्शन के अमल में ना हो और वो फिर वजूद में आ जाए कि उसको आज़ाद अरकान ज्वाइन करें तो फिर क्या होगा। मगर हमारे पास एक प्रेसिडेंट जरूर मौजूद है 2019 का, जब बाप पार्टी वो प्रोविंशियल इलेक्शन में अमल का हिस्सा नहीं, 4 सीटें जो थी, कोई वजूद नहीं था, और इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को तस्लीम किया और कहा कि अब हम उन्हें एक सीट अलॉट कर रहे हैं बिकॉज अब उनको आजाद अरकान ने ज्वाइन किया है और उनका एक पार्लियामान में वजूद बन गया है। तो उसी को मंतक बना के और मद्देनजर रखते हुए और डेमोक्रेसी की स्पिरिट और इस
आइन इस असूल की स्पिरिट कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों चाह रहे हैं, इसको अगर मद्देनजर रखती ईसीपी तो वो इंसाफ चलें जी, करती आपका और वो पॉइंट सुन्नी आ गया। इत्तेहाद काउंसिल मेहरबानों को में आपकी इजाजत से जरा अली गौहर साहब को बीसी पे शामिल गुफ्तगू करो। अली गौहर साहब, ये मेहर साहबा ने जो बात की और 2019 की एग्जाम्पल ये लोग अक्सर जगहों पे कोट भी कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ने अब जो फैसला दिया, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब आप या बाकी पार्टियां जब इन सीटों को लेंगी तो मॉरली ये बात सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जिनमें मतलब है कि मॉरली या उनसे ज़्यादा उनके मतलब जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। और इसमें जो सूरत हाल है, पहले तो मैं आपको बता दूं, चूँकि जो सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हैं वो मेरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और सुन्नी इत्तेहाद ने ऐसा सियासी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया ही नहीं। जो उस पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने भी खुद भी आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, एज अ पार्टी वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बने। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल मेहर साहिबा ने जो बात बताई है कि बाप पार्टी की या एक आदि शायद किसी और पार्टी की भी दी जाती है मिसाल कि वो आज़ाद अरकान मिले और उनको सीट्स मिली, वो इन्होंने ठीक बात कोट की है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उन पार्टीज़ ने उन इलेक्शन में हिस्सा लिया था और मरकज़ या सूबे में कोई ना कोई सीट हासिल की थी। उसके बाद जब आज़ाद अरकान ने उनको ज्वाइन किया तो फिर उनको वो सीट्स मिल गई। तो यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद जो है वो मतलब है कि इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनी। हाँ, इलेक्शन कमीशन में एज एक पॉलिटिकल पार्टी वो ज़रूर रजिस्टर्ड है, लेकिन एक हैरान कुन और इखलाकी तौर पर भी मतलब है कि हैरान कुन बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उनको लेना चाहिए था, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, हालांकि वो पीटीआई के इत्तेहाद में थे उस वक्त। तो इसमें सुकम है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और उस पर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतराज़ है तो वो किसी नेक्स्ट फोरम पर जा सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ने वो जो सीट्स हैं, क्योंकि असम्बली को मतलब है कि वो सीट्स पेंडिंग या खाली नहीं रखी जा सकती, उन्होंने दीगर पार्टीज़ को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से या वो उनके वोट्स के हिसाब से तकसीम की हैं। अगर पीटीआई या पीटीआई तो नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद को अगर इतराज़ है तो वो फिर किसी भी फॉरम पर जाकर उसको ले जा सकते हैं, ये इनका कानूनी हक है। जी मेहरबान, आप कुछ कहना चाह रही, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी, आप कुछ मैं यही कह रही हूँ। जी नेक्स्ट फोरम पे बिल्कुल जाएंगे, मगर ये सेपरेट आर्ग्यूमेंट है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक जमात के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लिया या ना लिया या क्यों ना लिया, ये बिल्कुल अलग बहस है। और चलिए ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं आपकी इजाजत से। और भी कुछ मैं सवाल पूछना चाहती हूं। आई जस्ट वांट टू ऐड सिर्फ एक नुक्ता कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो है वो इस बात पर खामोश है कि अगर एक जमात ने हिस्सा ना लिया हो और फिर वो वजूद में आए तो उस पर क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं ये डिफिशिएंट लॉ है, इसमें स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और स्पिरिट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देख के फैसला होना था, जो नहीं हुआ। और जहां तक ईसीपी का इन सीटों को बाकी जमातों में बांटना है, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। ठीक है जी। अच्छा, मैं भी जानना चाहती हूँ, जो अचकज़ई साहब हैं, इनमें अचानक से आप लोगों को ऐसा क्या अच्छा लग गया कि सदारती उम्मीदवार आपकी जानिब से अचकज़ई साहब, जिन पर बानी जो चेयरमैन थे आपकी जमात के, वो किस तरह की तनकीद करते रहे, किस किस तरह के नामों से उनको मुखातिब करते रहे और किस तरह उनकी नकलें तक उतारते रहे? जी देखिए फिजा, आप हमेशा कहते हैं कि सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। हम पे तनकीद होती थी कि हम और जमातों से गुफ्तगू नहीं करते या किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते, तो आज हमने ये दिखाया कि जब असूली मौक़िफ़ हमारे एक जैसे होंगे तो हम हाथ भी मिलाएंगे, हम गुफ्तगू भी करेंगे और हम इसी को तस्लीम करते हुए हमने उन्हें अपना सदारती कैंडिडेट भी बनाया, क्योंकि आज वो एक असूली मौक़िफ़ लिए बैठे हैं जो कि बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है। अगर पीपल्स पार्टी भी असूली मौक़िफ़ लेती तो यकीनन खान साहब उनसे भी गुफ्तगू करते। ठीक है, तो अली गौहर साहब, ये नदीम अफजल चंद साहब के नाम पे क्या एतराज़ है? सुने कि गवर्नर पंजाब के लिए आप लोग उस नाम पे अग्रीड नहीं हैं। देखिए, जो नदीम अफजल चंद साहब हैं वो हमारे मतलब है कि ज़ाहिर है कोलीग हैं, पॉलिटिक्स में थे
और उस पर मैं नहीं समझता कि अभी मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि पार्टी की कोई ये खबरें गर्दिश कह रही हैं कि उनका नाम जो है बाकी नामों नहीं, देखिए गवर्नरशिप उनके नाम पे खास तौर पे इतराज है। गवर्नरशिप अगर डिसाइड है कि पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी का ये हक हासिल है कि वो जिसको भी चाहें उसके लिए वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। मतलब कमर समान कायरा साहब के नाम पे इतराज नहीं है, नहीं, लेकिन अगर किसी और नाम पर अगर इतराज नहीं है और सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब के नाम पर इतराज है, खबरें जो आ रही तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। नहीं, हो सकता है किसी ने कोई इतराज उठाया और जाहिर है पोलिटिकल पार्टीज हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जिस वक्त आजम नज़ीर तारड़ साहब के लिए वो कैंडिडेट बने थे स्पीकर के लिए जब इलेक्शन में, और फिर उस वक्त मतलब उन्होंने ये पीपल्स पार्टी ने इतराज़ उठाया था कि ये जो बेनज़ीर साहिबा का वो केस था उसमें दूसरे फरीक की तरफ से पेश हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इनको वोट नहीं करेंगे, नहीं फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बना दिया था। बहरहाल उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ हमारा काफ़ी इख्तलाफ हुआ था इस इशू के ऊपर, लेकिन बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप भी डिसाइड करेगी अगर इस तरह के कोई इतराज़ात या तफादात होते रहते हैं। जाहिर है अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज हैं। किसको देखते हैं? देखें अलीगढ़ साहब सिंध में गवर्नर किसको देखते हैं? देखिए सिंध मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे नॉलेज में वाकई पॉलिटिक्स तो आपका सब्जेक्ट मैं नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। जाहिर है इसका फैसला अगर तो हम PMLN से हुए तो फिर हमारी क़यादत डिसाइड करेगी। MQM से नहीं होंगे यानी? अगर मैं PMLN के चांसेस हैं अभी कह रहे हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं, लिहाजा मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। हाँ, ये हमारी पार्टी पे डिपेंड करता है। यानी इसके चांसेस हैं? देखें अगर MQM ने, क्योंकि अभी तक मीडिया पर उनकी तरफ से कोई मैंने मुतालबा भी होता हुआ नहीं देखा, अगर उनका कोई ऐसा मुतालबा आता है तो फिर PMLN की लीडरशिप अलीगौर साहब अब मुतालबात इस तरह के मीडिया पे तो नहीं किए जाते ना? नहीं, अभी ये तो तक बैठ के ड्राइंग रूम में जब डिस्कशन होती है, जहां आप बैठते हैं, बैठक होती है, अभी तक MQM की तरफ से हम मेरे नोटिस में नहीं है कि ऐसा कोई मुतालबा हमारे पास MQM के तो मुतालिबात हैं और वो कहते हैं कि जी चीदा हमारे जो मुतालिबा, फारूक सत्तार साहब मेरे प्रोग्राम में अभी ये 3-4 दिन पहले हमारे साथ मौजूद थे। अगर MQM मुतालबा करेगी उन्होंने कहा गवर्नर हमारा ही होगा, उनके जो 2-3 मेन मुतालिबात हैं उन्होंने सामने रख दिए। देखिए मैं ये गुजारिश करूं, हो सकता है हमारी लीडरशिप इस बात को तस्लीम कर ले, लेकिन अभी तक मैं समझता हूं रुकावट क्या समझ आ रही है पीपल्स पार्टी? नहीं, देखिए रुकावट तो बात की बात है। अगर पीपल्स पार्टी अगर एक सीट हमें, हाँ MQM के पीपल्स पार्टी के किसी नाम पर तो तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, जिस तरह से आप पहले हमने पीपल्स पार्टी के बारे में आप बात कर रही हैं, सही। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब है कि अगर हम सीट लाइक MQM को हाँ करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी का तो नहीं, वो तो फिर नून लीग के सीट है, वो जिसको चाहे मतलब है कि उसको नॉमिनेट, चूँकि और वैसे भी ये वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, तो चूंकि इत्तेहादी पार्टीज है एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है इत्तेहाद में रहते हुए इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है, आपको शरीके इक़्तिदार दीगर पार्टीज को करना पड़ता है, और ये भी जमहूरियत का हिस्सा है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा सर, अगर जमहूरियत की अगर हम बात करें, जमहूरियत जमहूर से निकले ना, जमहूर है अवाम, अगर जमहूर के लिए इतना काम किया जाता तो मेरे ख्याल से कोई सिंपल मेजोरिटी के साथ, सादा अक्सरियत के साथ आ जाता, 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाता है, एक दूसरे की बैसाखियों की जरूरत ही ना पड़ती। नहीं, यही तो, ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कैसे? यही तो जमहूरियत है। कैसे? नहीं, ये नहीं है कि अगर जमहूरियत है तो फिर कोई ना कोई पार्टी 2/3 नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि जमहूरियत है तो 2/3 मेजोरिटी होगी, मतलब अगर आपने जमहूरियत के सम्राट जमहूर तक पहुंचाए होते तो 2/3 मेजोरिटी पार्टी की होती। अब नवाज शरीफ साहब को क्या मसला है? क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही आना चाहते थे, ये बात तो सामने आ गई कि वो अगर उन्होंने कहा कि अगर मतलब मिलीजुली हुकूमत होगी तो वो उसके वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, या आप लोग भी मौक़िफ़ देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बनेंगे? नवाज शरीफ साहब तो अगर पूरी नून लीग की हुकूमत होती तो ही वो बनते वज़ीर-ए-आज़म। आप किसी प्रोग्राम में कोई बात करें वो आपका हक है, लेकिन मैं सवाल क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं? मैं डिसएग्री करता हूं। नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, बात सही है? नहीं, नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर क्यों वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने? वो ये बात आप लोगों ने कैंपेन चलाई कि मुल्क को नवाज दो, तो फिर आपने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, तो नवाज शरीफ साहब क्यों वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने? आखिर क्या ऐसा 11th आवर पे हुआ, क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी, नहीं 11th आवर पे हमने हमारी पार्टी की और हमारी पार्टी के तमाम कारकुनान की, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आज भी हमारी यही राय है, और इवन शहबाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि वो हमारी पार्टी के कायद हैं। अगर आपको मेजोरिटी मिलती तो वो बनते ना? मेरी बात तो मुकम्मल है, अगर मेरी बात तो मुकम्मल है, ये वजह नहीं है कि मेजोरिटी मिलती या ना मिलती, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इस चीज़ का फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद किया है कि शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे, मरियम नवाज साहिबा पंजाब में। अगर आपको इतनी ज़्यादा सादा अक्सरियत मिल जाती
नहीं, अगर सादा अक्सरियत मिल जाती तो फिर नवाज भी शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते, शहबाज शरीफ साहब होते। फिर भी मैं तो कहता हूँ कि हमारे नहीं, एक मिनट शहर बानो, एक मिनट मुझसे बात हो रही है तो मुझे प्लीज बात करें। हाँ सॉरी महर, गुजारिश ये है कि ये हमारी पार्टी का फैसला है और हमारी पार्टी की लीडरशिप ये फैसला और उनको मेरे प्रोग्राम में बैठ कर ये बात कह सीनियर सियासतदान है ना, मानते हैं ना आप आपकी पार्टी से ही। उन्होंने कहा कि इवन खुरम दस्तगीर साहब ने मेरे प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत से सब वाकिफ हैं कि इत्तेहादियों के साथ वो वज़ीर आज़म शायद ना बनना पसंद करें। हाँ, अगर हमें मेजोरिटी मिलती तो हम वो वज़ीर आज़म होते। नवाज शरीफ साहब किस वजह से नहीं बने? मैंने आपको फैसल सोलेहयाद साहब मेरी बात का नाम सुना दिया, मेरी क्लिप निकलवा के चला। नवाज शरीफ साहब किस वजह से वज़ीर आज़म नहीं बने, ये उनका अपना फैसला है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हमारी पार्टी के तमाम कारकुनान का एक ही मौक़िफ़ था कि नवाज, और हमारी आज भी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म हम नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब। सर वो तो बैकफुट पे चले गए ना, आपकी ख्वाहिश नहीं, बैकफुट नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल हमारी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। तो आप अभी वज़ीर आज़म तो नहीं ना वो बने। अगर वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये फिर आप लोग ऐसी एक बात कर देते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में फर्क क्या है? शहबाज साहब वज़ीर आज़म उतने रिस्पेक्टेबल है ना। वज़ीर आज़म तो शायद खाकान बाज साहब भी रहे। सर शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म हो तो क्या उतनी रिस्पेक्टेबल है ना जितने नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट्स इट। जी बिल्कुल, एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो मतलब बिल्कुल उसी तरह से। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी आज भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब बने? नहीं, बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है। ये नवाज शरीफ साहब का ज़ाती फैसला है कि अगर वो नहीं बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये मैं मेहरबानों में आपकी तरफ आना चाहती हूँ, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ नहीं, तो वो आप कमेंट कर सकती हैं। दूसरा मेहरबानों, असेंबली चोर, मैंडेट चोर, ऐसी बातें आप लोग कर रहे हैं तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है वो फिर आप लोग लेंगे? इस पर बड़े फिर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। जी मुझे तो मालूम नहीं, मेरा तो रास्ता रोक दिया गया, पार्लियामान से बाहर रखा गया और एक स्ट्रेंजर जो हाउस में स्ट्रेंजर है उनसे हेल्प उठवाया गया, तो मैं उस पर नहीं कोई बात कर सकती। देखिए, शहबाज शरीफ हो, वज़ीर आज़म मियाँ साहब हों, ये इनका इंटरनल पार्टी मैटर ज़रूर है, मगर हम हैरान हैं, आप भी हैरान हैं। हम सब ने देखा वो जो इश्तिहार एक पाकिस्तान के लीडिंग पेपर में छपा था, वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ। तो वोटर को अगर वोट को इज्जत देनी है और वोटर को इज्जत देनी है तो जिस मैंडेट पे आपने लोगों से वोट लिया, जिस बयानिए पे वोट लिया, उसके साथ खड़ा होना जरूरी था। इन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में यही इनका कैंपेन का नैरेटिव था ना कि मियाँ साहब आएंगे सब ठीक होगा, मियाँ साहब आपके वजीर आजम होंगे, तो लोगों ने वोट भी यही समझ के दिया। बट आज तो बहुत जाहिर है कि ये वोटर का क्या समझते हैं और आवाम के वोट और मैंडेट को कितनी इज्जत देते हैं, कि जिस तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट पामाल किया जा रहा है और किस जालसाजी से एक हुकूमत को बिठाया जा रहा है, ये सबके सामने है, तो क्या बात करें। ठीक है, अली गौर साहब, मौलाना साहब को मना लेंगे, क्यों लंबे नाराज हो गए इस दफ़ा? देखिए, मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा जो जहाँ पर मेयर बानो साहिबा ने बात की थी अचकज़ई साहब की। 2018 के और उससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी अचकज़ई साहब का तकरीबन काफ़ी अरसा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद रहा एज अ पार्टी, और वो हमारे साथ चले। और जिस तरह से उस वक्त जो है वो चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई जो हैं, वो जो उन पर जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया करते थे, जिस तरह से बातें किया करते थे, वो किसी ढकी छुपी हुई नहीं है। गुजारिश ये है कि अचकज़ई साहब का उस वक्त बयान ये था कि मैंडेट पीटीआई चुराती है, बैसाखियों के सारे पीटीआई असम्बलियों में आई है, इक़्तिदार उनका मौक़िफ़ आज भी यही है, भले वो हमसे इख्तलाफ करें जिस तरह से पीटीआई करती है। आप इस पर पॉइंट अपना क्लियर करते। मैं जानना चाह रही कि मौलाना साहब क्यों लंबे नाराज हो गए? नहीं, मौलाना साहब देखें, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं और उनकी पार्टी है, और वो ये हक रखते हैं कि वो अपनी पार्टी के फैसले करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हर हमारे साथ इत्तेहाद, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, मना लेंगे, कोशिश कामयाब हो जाएगी, रंग ले आएगी। ये हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तवक्को है कि कुछ लो कुछ दो की बात नहीं, जाहिर नहीं। देखें, पॉलिटिक्स में लो दो तो बिल्कुल, जब आपके पास किसी एक पार्टी के पास वादे मैंडेट नहीं हो तो लो दो के बगैर मांग रहे हैं कुछ मौलाना साहब खुलकर। हाँ, नहीं, मौलाना साहब ने, मेरा ख्याल है कि अपनी डिमांड सामने नहीं रखी। पहले तो वो इस बात पे एग्री हों कि वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे,
और उसके बाद जाहिर है कि जितनी उनकी सीट अच्छा, नहीं इतने नाराज हो कि उन्होंने अपनी डिमांड भी अभी तक सामने नहीं रखी, कुछ चाहते क्या है? नहीं, वो फिलहाल फैसला है कि मैं हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि चूंकि मौलाना साहब के साथ हमारी लीडरशिप के बड़े दरीना तल्लुकात हैं, मुझे लगता है, मेरी जाती राय है कि वो किसी न किसी स्टेज पे जरूर मान जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात के बाद सियासत एक नया रुख इख्तियार करी, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर कहा जाए कि एक नुमाया किरदार अदा करी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐवान में शोर शराबा एक तरफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए करारदाद जमा करवा दी है। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात को फिलफौर ख़त्म किया जाए और रिहा किया जाए, कानून का गलत इस्तेमाल मजीद बंद किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की करारदाद के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत दीगर को रिहा किया जाए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अवामी मुफाद और जज्बात का दर्स देकर वोट लेने वाले नुमाइंदे और सियासतदान आखिर क्यों पार्लियामेंट में आते हैं? सब भूलकर ज़ाती और जो गिरोही मुफादात हैं उसको तरजीह देते हैं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं सीनियर IB फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। किसी तारुफ मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया चौहान साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अरे चौहान साहब, इस टॉपिक पे मैं आती हूँ बाद में, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आपसे मुताल्लिक इजहार ख्याल किया। पहले ज़रा आप सुन लें, फिर अगर आप इसका कोई रिस्पॉन्स देना चाहें तो ठीक है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा चलाइएगा क्लिप टीम। आपने फ़याज़ुल हसन की बात की था, उसके साथ ठीक हुआ जो उसने किया है ना कप्तान इमरान खान के साथ, जो उसने की है वो सारी दुनिया ने देखी है, उसके साथ ठीक हुआ जो उसके गेट जी। तो चौहान साहब, सवाल मैंने एक्चुअली ये पूछा था कि जब चौहान साहब अपने पार्टी के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, जिनको बानी चेयरमैन कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनसे जब मिलने जाते तो शहबाज गिल साहब जो कि एक पैराशूटर थे, वो कोई इलेक्टेबल नहीं थे, नीचे से सियासत करते हुए ऊपर नहीं आए थे, तो वो उनको अंदर जाने नहीं देते थे। तो ये सवाल पर उनका ये रिस्पॉन्स ये था, उनका रिप्लाई ये था, जवाब ये था कि बिल्कुल ठीक होता था उनके साथ जो ये होता था। फिर कुछ अल्फाज उन्होंने ऐसे बोले कि आप देख रहे होंगे कि बीप की आवाज़, कि हम उसको ऑन एयर नहीं कर सके। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कौन साहब है जाना, मैं नहीं जानता। ये किसका आपने ये क्लिप दिखाया है? इसका क्या नाम क्या इसका? नईम हैदर पंजोता। आपके बानी चेयरमैन के ये वकील भी रहे हैं, वकील भी हैं, इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने। नहीं, मैं ये 9 मई के बाद की पैदावार है, मैं नहीं जानता इनको ये कौन है। लेकिन बिल्कुल, ये मैंने उनको प्रोग्राम में भी बोला कि आप तो अभी आए हैं, आपकी तो एंट्री है वो ये पार्टी में। नहीं, मैं इनको नहीं जानता। और 9 मई से पहले, पिछले साल 9 मई से पहले तक तो इनका कोई वजूद नहीं था। यानी चौहान साहब, ये कितना लम्हा फिक्री है कि आपने उस पार्टी के लिए, आप जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी, बाद में जाहिर बात है आप लोगों को पूरा राइट था, आप लोगों ने राहें जुदा की, तो अब ऐसे लोग जो अब पार्टी में आए हैं उस पार्टी में, तो आप जैसे लोगों के किरदार पर बात करेंगे? अच्छा, मसला ये है कि एक तो ये है कि मैं इनको नहीं जानता, दूसरी बात ये है कि इन्होंने जिस अंदाज से मेरे हवाले से गुफ्तगू की है, ये इनका अपना स्टाइल जो आपने सुनाया है मुझे, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस अंदाज से बात नहीं करूँगा, मेरे लिए ये काबिल एहतराम होंगे। अभी पिछले 7-8 महीने में ये PTI के अंदर आए हैं और एक्टिव हुए होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी पॉलिटिक्स में तकरीबन कोई 45 साल की स्ट्रगल की है। मेरा ख्याल है कि जो जिनकी आपने आवाज़ सुनाई है, और इनकी आवाज़ से पता लगता है कि ये कुछ ज़्यादा उम्र के जना ये नहीं है, कोई यंग से जना साहब है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो मैंने उस वक्त जना जेल काटी थी। जना 1991 के अंदर मैंने पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हुए एक झूठी 324 में मैंने जनाब 6 महीने अडयाला जेल काटी थी 1991 में। मैंने 1985 के अंदर, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैंने पहली दफा हवालात काटी थी। मेरी जिंदगी के अंदर पूरी एक स्ट्रगल है। मुझे नहीं पता कि ये यंग मैन मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इज्जत और एहतराम के साथ इनका तज़किरा करूं। ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए, पुराने वर्कर में और नए आने वाले में शायद ये फर्क भी होता है, लेकिन हर नए आने वाले को हम ऐसे नहीं कह सकते। नए आने वाले के अलावा भी एक चीज और क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब,
जी जी। बदकिस्मती से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने ट्रेनिंग इस अंदाज से की जिसमें हम भी शिकार हुए। हमने भी जनाब 17 साल हमने बड़ी कुर्बानियां दी, मारे खाई, सारा कुछ किया, हमने देखा है, करीब रहे हैं हम, राइट और लेफ्ट रहे हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। हमें पता है कि जो जितनी तल्ख जुबान इस्तेमाल करेगा, नेगेटिव जुबान इस्तेमाल करेगा, उसको ये एप्रिसिएशन देंगे। अब इसी शहबाज गिल के हवाले से, क्योंकि आपने इनसे सवाल पूछा था मेरे भाई से, बड़े काबिल एहतराम है, मेरे जो भी है, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन शहबाज गिल को मेरे पे क्यों प्रेफर किया गया, आज उसकी वजह सुन लें। शहबाज गिल फौज, ISI, मुखालफीन, अदालतें, हर एक के हवाले से इंतहाई नेगेटिव, गंदी, गलीज, बिलो द बेल्ट हर किस्म की गुफ्तगू करने को तैयार थे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत और उनकी हल्लाशेरी पे। फैयाजुल हसन चौहान ये करने को तैयार नहीं था। तो आज कहाँ खड़े हैं वो गिल साहब? बोले ना, फैयाजुल हसन चौहान एक लिमिट तक मुखालफीन को भी जाता था, और अदालत और फौज और ISI, वो तो आप कांटा लगा दो ना कि उसके खिलाफ मैं मीडिया के अंदर बैठ के मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरी जिंदगी के अपने भी कुछ असूल है, मैं किसी पार्टी का पाबंद नहीं हूं, मेरी जात के भी असूल है। मेरी जिंदगी के 45 साल एक सियासी कारकुन, एक सियासी लीडर की हैसियत से मेरे 35 साल स्टूडेंट लीडर, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, हमने वो स्टूडेंट यूनियन का आखिरी इलेक्शन 89 का हमने देखा हुआ है। मैं उस वक्त से फिर यूथ लीडर, फिर जनाब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में 2 दफा जनाब MPA रहा हूं, मैंने 6 वजारतें एक्सरसाइज की हैं। मुझे नहीं पता ये यंग मैन जो है ना जिसकी आप तस्करा कर रहे हैं, उनको तो मेरे ख्याल ये भी कुछ जुमा 4 या 6 महीने हुए हैं यहाँ पर। हम लोग भाईजान फौज के खिलाफ या ISI के खिलाफ या अदालतों के खिलाफ फैयाज चौहान नहीं बात कर सकता था, जब नहीं कर सकता था। मुझे ये बताएं, ठीक है, अभी आप ये जो बानी चेयरमैन की बात कर रहे हैं, अभी जो बानी चेयरमैन की आप एक जबिल्लत, उनकी सोच, उनकी विजन की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को वो आगे ले आते थे, और आप जैसे जो वर्कर्स थे जो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते थे, एक आपकी कुछ एक आपने अपने असूल सेट किए हुए थे, उन असूलों को तोड़ते नहीं थे, तो आप जैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता था। अब भी देखेंगे कि जो सदारती उम्मीदवार इनकी जानिब से अचकज़ई साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या गुफ्तगू की, उन्होंने क्या बातें की, अब उन पर वो इनको अपना एक सदारती चेहरा लगते हैं जिनको ये नॉमिनेट करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अब आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने 17 साल पार्टी में गुजारे हैं, और आखिरी जो 8 साल थे, मैं 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा का आई विटनेस हूं कि मेरे बिल्कुल आमने सामने ये दरमियान में टेबल है 4 फुट चौड़ा या 5 फुट, उसके वो उस साइड पे जिधर दूसरी साइड पे जनाब बानी चेयरमैन बैठे हुए और इधर मैं बैठा हुआ, और मुखातिब करके हमें कह रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई गद्दार है इस मुल्क का। महमूद खान अचकज़ई का बाप अब्दुल समद अचकज़ई गद्दार था इस मुल्क का और तहरीक पाकिस्तान का। महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई बलोची गांधी का बेटा है। महमूद खान अचकज़ई पख्तूनिस्तान का नारे लगाता है। महमूद खान अचकज़ई वो पाकिस्तान की जड़ें काटना चाहता है, फॉरेन एजेंसियों का एजेंट है। ये तो मैंने खुद सुना हुआ है, ये तो मैंने अपने कानों से 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा। अच्छा, अब जनाब महमूद खान अचकज़ई इन्होंने सदारती उम्मीदवार, आज इनको सदारती उम्मीदवार नजर आते हैं। अगली सुनिएगा, डॉक्टर सुनिएगा। जी जी जी। वो शंदाना गुलजार साहिबा, मेरा यकीन जाने अफसोस होता है कि महज एक इंग्लिश बोल लेने से वो समझती हैं कि वो बहुत बड़ी स्कॉलर और बाइल्म खातून है। ये ट्रेजेडी है हमारे पीटीआई के बानी चेयरमैन से लेके इनके नीचे लीडर्स तक। इन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया उस अमल को कि भाई नहीं, महमूद खान अचकज़ई का और नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल क्यों कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने से पहले वो अपने बहनोई को और अपनी बहन को मारा करते थे, लेकिन जब ईमान ले आए तो उन्होंने मारना छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक मिसाल दी, लेकिन मुंतबक किसके साथ की? महमूद खान अचकज़ई के साथ। कि अब महमूद खान अचकज़ई ने क्योंकि वो सब कुछ छोड़ दिया है, तो जनाब इस वजह से हमने इनको सदारती उम्मीदवार किया है। तो भाई मैं आपके प्रोग्राम की वसात से 4 सवाल पूछूंगा, पीटीआई से भी और शंदाना गुलजार साहिबा से भी। क्या महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को तैयार हो गए, जो पहले वो बरमला असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता था कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना? एक चीज, क्या अब वो राजी है? दूसरी चीज, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाऊंगा। क्या अब वो पाकिस्तान का झंडा उठाने को तैयार हो गए? 2 सवाल। तीसरा, वो दरियाए अटक तक पख्तूनिस्तान बनाने का दावेदार है।
क्या आज वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सेंट्रलाइजेशन और फेडरेशन उसको मानने को तैयार हो गया? चौथी चीज, क्या वो अपनी पुरानी सारी गलतियों से तौबा तायब हुआ? असेंबली इजलास के अंदर खिताब करते हुए उसने कहा कि मैं गलत था। ये चार चीजें अगर उसने कर ली तो मैं समझता हूं कि पीटीआई और शंदाना गुलजार का इस्तदलाल 100% दुरुस्त। लेकिन वो तो कुत्ता तो अभी तक कुएं के अंदर है। कुएं के अंदर कुत्ता क्या, सुअर भी कुएं के अंदर है और कुआं नापाक है अभी तक। वो तो अभी तक अपने स्टैंड के ऊपर है। उसने क्यों सपोर्ट की? उसने सपोर्ट इस वजह से की कि आज बानी चेयरमैन और पीटीआई उसके मौकफ के ऊपर आ गई है। आज बानी चेयरमैन एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, वो उसके ख्यालात के साथ खड़ी हो गई है और इनकी मुताबिकत हो गई है। ठीक बातें कर रहे हैं आप। ठीक है जी, ठीक है जी। चौहान साहब, वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। किसी और निशिस्त में और बातें नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी और ख़बर कुछ ऐसी थी कि भारत की मशरक़ी रियासत झारखंड में स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सयाह और ब्लॉगर के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की गई और इस वाक़े के खिलाफ मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन 3 अब भी मफरूर हैं। भारत में रेप का इस तरह का वाक़या कुछ नया नहीं है। अगर कहा जाए कि जो रेप के वाक़यात हैं भारतीय अवाम का कौमी मशगला बन चुके हैं तो गलत नहीं होगा। भारत में रेप का मसला इस खौफनाक हद तक बढ़ चुका है कि एक हालिया सर्वे में 90% शहरियों ने रेप को इंडिया के सबसे बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला करार दे दिया है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में रोजाना औसतन तकरीबन 90 खवातीन का रेप होता है। भारत में सन 2018 के दौरान हर 15 मिनट के बाद किसी न किसी खातून ने अपने खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। ये बात एक हालिया सरकारी रिपोर्ट में बताई गई, जिससे भारत से मुतालिक ये अमूमी जो राय है मजीद पुख्ता हो जाती है कि वो दुनिया भर में खवातीन के लिए गैर महफूज तरीन मुल्क है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, एक क्लिप जो कि आपने भी देखा होगा, ये थोड़ा पुराना क्लिप है, मैं ज़रा याद करवाना चाहती हूँ नाजरीन को, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में आपको याद होगा कि एक शख्स कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम और रेप के वाक़यात से मुतालिक जब हक़ाइक़ बता रहा था तो हक़ाइक़ बताते बताते फूट फूट के रोने लगा। ये क्लिप टीम अगर रेडी ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने, देखा आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, 90% शहरियों ने एक हालिया सर्वे में, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जी रेप इंडिया के बड़े मसलों में से एक बहुत बड़ा मसला है और एक दिन की बुनियाद पर जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में तकरीबन 90 खवातीन का रेप होता है। और फिर ये जो क्लिप मैंने चलाया अक़वाम मुत्तहिदा में, किस तरह ये हक़ाइक़ बयान करते हुए शख्स रोना शुरू हो गए और किस तरह उन्होंने बताया कि 10,000 खवातीन का रेप। इंडिया को शर्म नहीं आती? अपनी औकात इंडिया की ये है और इतना बड़ा मसला वहां पर रेप बना हुआ है और दूसरों पर ही तनकीद करते हैं, किस मुंह से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन 60% जो इंडिया के लोग हैं 1.3 बिलियन में से वो तकरीबन $3 अ डे पे गुजारा करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 21% लोग इंडिया के, जो कि 250 मिलियन हैं, वो $2 अ डे पे गुजारा करते हैं। मैडम, जब इस तरह की एक्सट्रीम पावर्टी होगी, देखिए ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी हम 1.4 बिलियन लोग हैं, लेकिन जब आपके 1.4 बिलियन लोगों में से 60-70% लोग जो है वो इंतहाई गुर्बत में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, तो फिर रेप तो होंगे। आप दुनिया को जो चेहरा दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बताना चाहते हैं जी शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो आप मुंबई की बड़ी, एक मिनट इसको जरा ऐड कर लेना, ये इसको शाइनिंग इंडिया नहीं, बर्निंग इंडिया कहें, राइजिंग इंडिया नहीं, आप इसको फॉलिंग इंडिया कहें, साथ रेपिंग इंडिया के, जो रेपिस्तान बन चुका है। मैडम, वही बात कर रहे हैं ना कि जो चीज दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 मिनट में ये कहते हैं जी कि आए इंडिया के अंदर टूरिज्म के लिए। जब लोग आएंगे और अब ब्राजील की एम्बेसी, स्पेन की एम्बेसी, बिकॉज ये जो लोग हैं ये स्पेनिश पासपोर्ट पे इंडिया आए थे, लेकिन इनमें से एक जो शख्स है जो इसका हस्बैंड था, ही वॉज ब्राजीलियन सिटीजन,
और वो बड़े परेशान हैं कि इतनी बड़े मुल्क है, जो हमें बताया जाता है वो बिल्कुल कुछ और है, और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल, आपको पता है एक वक्त था कि दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, हर 2 मिनट के बाद वहां पे रेप होता था। सो क्वेश्चन ये है कि जहां पे पावर्टी इतनी ज्यादा हो, ये चीजें लॉजिकल हैं, ये तो होनी है, आइंदा भी ऐसे वाकयात होंगे, ये पहली दफा नहीं होने। इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग या 15% लोग, 10% लोग जो हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद जो 20-30% हैं वो मिडिल क्लास है, बाकी जो 60-65% अवाम है वो तो मैडम वो ये लोग जब पहुंचते हैं गांव में, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, ये लोग जब जाते हैं इन स्टेट्स में, तो वहां पे ऐसे वाकयात होते हैं। आपको याद है ये कश्मीर को प्रेजेंट कर रहे हैं जी कि ये तो देखें आए टूरिज्म के लिए। कश्मीर में मैं समझता हूँ मोरालिटी है, कश्मीरी शायद टूरिस्ट को अच्छे से वेलकम करते होंगे, लेकिन जब ये दूसरी स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पे लोग भूल जाते हैं वो जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं लंदन में, बर्लिन में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में कि इंडिया जनाब इतना आए टूरिज्म के लिए, लेकिन जब लोग ऑन ग्राउंड आते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया, इसको डॉक्टर साहब इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। किस मुंह से करेंगे हाईलाइट डॉक्टर साहब? जी वही ना, इसको इंडियन मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, वरना क्योंकि अब आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक 2 महीने के अंदर, इस वक्त इंडिया के अंदर 1.5 महीने के अंदर, बल्कि अगले महीने ही शुरू हो रहे हैं। सो ये सिर्फ मार्च का महीना है, 1.5 महीने बाद जब इंडिया के अंदर इलेक्शन होंगे तो आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब अच्छा भला पैसा लगा रहे हैं मीडिया मैनेजमेंट के लिए। सो ये चीज है जिसको वो छुपाना चाहते थे। बीजेपी का गोदी मीडिया ऑलरेडी मशहूर है, इंडियन मीडिया बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया, वो तो सारे ही उसको गोदी मीडिया कहता है कि सारे जितने भी मोदी साहब के बिजनेसमैन दोस्त थे उन सब ने मीडिया हाउसेस खरीद लिए हैं। एनडीटीवी एक अच्छा चैनल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक अच्छी जर्नलिज्म करता है, वो अदानी साहब ने खरीद लिया। अदानी साहब जो है वो सारे का सारा मोदी साहब बिजनेस ही उनको देते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ये जो रेप हैं, एक वक्त था कि आपको पता है इंडियन स्टार्स और जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं ये तो चरागा कर रहे होते थे दिल्ली के अंदर और कह रहे होते थे कि बसों के अंदर रेप हो जाते थे। सो ये जो पर्टिकुलरली उनको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ पावर्टी होना, बैकवर्डनेस होना, इलिटरेट होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एंड देन लॉलेसनेस होना, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वहां पर इतने मसाइल हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी वोट लेगा पाकिस्तान पर तनकीद करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके, कश्मीर के नाम पे, यानी वोट लेने के लिए इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफत से भरी होती है। जो जितने पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाता है उसका वोट बैंक उतना स्ट्रांग होता है। क्या साइकी है वहाँ के वोटर की? देखिए जी, वहाँ के वोटर की साइकी ये है कि आप उसको एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स उभारें, आप उनको प्रो रिलीजन, आप उनको बताएं आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और आप उनको ये बताएं कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी सुख का सांस नहीं ले सकेगी जी, और आप हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे हैं, आप एंटी पाकिस्तान हैं, आप सोशल मीडिया पे अगर फेक न्यूज चलाते हैं, आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं, हाँ। आप ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की डायरेक्शन बदल रही है। ऑन ग्राउंड अगर आप जाके देखें तो शहरों में अंदर जो अर्बन एरियाज हैं वो तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो टाउन्स हैं, जो आगे विलेजेस हैं, और इंडिया आपको पता है बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे वैसी पावर्टी है जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर या अफ्रीका के अंदर होती है। सो क्वेश्चन ये आता है कि फॉर अ मोमेंट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मीडिया को कंट्रोल करके अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर अच्छी दिखा के वोट ले लेते हैं, लेकिन जो 67%, 60-70% लोग हैं जो वाकई, आपको पता है कि अभी रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस के अंदर भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैडम 800 मिलियन लोगों को आटा दे रही है। 800 मिलियन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, 800 मिलियन लोगों का मतलब मैडम ये 3 पाकिस्तान को। सो अगर 140 मिलियन 1.4 बिलियन लोग हैं, उनमें से 800 मिलियन लोगों को आप जो है वो आटा दे रही है, रियासत स्टेट दे रही है, तो आप इमेजिन करें कि कितनी एक्यूट पॉवर्टी है कि जहां पे वो लोग अपना गंदम या आटा नहीं खरीद सकते, उनको स्टेट सब्सिडाइज आटा देती है या फ्री आटा देती है जिस पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि
भारत जरूर उसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो वाकई डेवलप हो रहा है, वाकई तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा चेहरा है वो ये है जिसको छुपाने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो ये है कि आप उसको छुपाया जाता है, लेकिन डिजिटल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया जिसे आप कहते हैं, ये बहुत सारी चीजें हाईलाइट कर रहा है। इस हवाले से वहां पे बहुत सारे प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में, ये न्यू मीडिया के, और डॉक्टर साहब आप जैसे काबिल जो एनालिस्ट हैं, जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और भारत में भी आपको बड़ा सुना जाता है क्योंकि आप खुलकर इनको आईना दिखाते हैं, और मैं भी अपने प्रोग्राम्स में इनको आईना दिखाती रहती हूँ, तो हम भी इनको हमेशा आईना दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी आपका लास्ट कॉमेंट 20 सेकेंड। बस यही बात है कि मेरा ख्याल है ये दो इंडिया है, और ये दो इंडिया तब तक रहेंगे जब तक भारत का सही जो रूरल इंडिया है, जो गरीब इंडिया है, उसकी शक्ल सामने नहीं आती। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।